जो फ्रॉड होते हैं बाज़-औक़ात वो मुख्तलिफ लीगल नेम्स लेके लाइसेंस लेके भी होते हैं, तो इसको वेरीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। डेफिनेटली रियल एस्टेट एक लिमिटेड प्रोडक्ट है, ख़त्म होती है, पर ऐसा नहीं होता कि जंग लगी है। तो आप अपनी तसल्ली ज़रूर करें, कभी चीप डील की तरफ ना जाने की कोशिश करें। चीप डील हमेशा आपको नुकसान देने का चांस होता है। तो जब भी मेरे पास कोई ज़ाती तौर पे नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं सबसे पहले उनकी साइट विजिट करता हूँ, फिर लैंड के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या लैंड डॉक्यूमेंट्स, अगर उसको PP1 मिल गया है या उसको PP1 मिल सकता है तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है आज लीगली अप्रूव तो नहीं है पर ये लीगली अप्रूव हो सकता है। तो ये हम पर्सनली मेक श्योर करते होते हैं चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ एनजो के प्लेटफॉर्म से। इस टॉपिक का नाम है कि रियल एस्टेट में फ़्रॉड से कैसे बचा जाए। तो पाकिस्तान में बहुत सारी जो फ्रॉड होते हैं बाज़-औक़ात वो मुख्तलिफ लीगल नेम्स लेके लाइसेंस लेके भी होते हैं, तो इसको वेरीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुझे याद है जब हमने रियल एस्टेट स्टार्ट किया तो हम प्लॉट परचेज़ करने होते थे एज एन इन्वेस्टर, तो क्लाइंट से तो हम जाके ले लेते थे, क्लाइंट के पास किए, उसका डॉक्यूमेंट देखा, उसकी कॉपी ली, उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट से उसको वेरीफाई करवा लिया। वेरीफाई करवाने के बाद हमने मेक श्योर कर लिया इसके ऊपर कोई ड्यूज़ नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम जाके उससे एग्रीमेंट कर लेते थे और फिर उसकी NDC करवा के उसको ट्रांसफ़र करवा। पर अगर एक प्लॉट किसी डीलर के पास हो जिसने किसी क्लाइंट से ख़रीदा होता है और वो आगे उसको उसी एग्रीमेंट के ऊपर रीसेल कर रहा होता था, तो हम कैसे वेरीफाई करते थे कि हम सबसे पहले जाके डीलर से मिलते थे, उससे डॉक्यूमेंट लेते थे, प्लॉट की वेरिफिकेशन करते थे, फिर वो जो एग्रीमेंट दिया होता था उस एग्रीमेंट को देखते थे और फिर ये देखते थे कि जो रियल्टर है ये कितने अरसे से रियल एस्टेट में काम कर रहा है, क्या इसकी रिप्यूट है, उसके लेफ़्ट राइट से पूछते थे, उनके नाम कौन से एरिए के हैं और ये प्लॉट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कोशिश करते थे कि हम जब एग्रीमेंट कर रहा हो तो जो आपको अलॉटी है वो उसके अंदर एज विटनेस साइन करा लें। बहुत सारे केसेस में नहीं करवा सकते होते थे, पर हम डीलर की या एजेंट की रिप्यूट चेक करते थे, उसकी ऑफिस चेक करते थे, उसके ये देखते थे कि कितने अरसे से काम कर रहा है, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 साल से, क्या है इसके मामलात है लोगों के साथ। इसी तरह जब हम रियल एस्टेट में जाते हैं तो जब भी मेरे पास कोई ज़ाती तौर पे नया प्रोजेक्ट आता है कि एनजो मार्केटिंग उसको ऑन बोर्ड ले लें, तो मैं सबसे पहले उनकी साइट विज़िट करता हूँ, फिर लैंड के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या लैंड डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, उसकी वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, फिर उस एरिया से उसकी रिप्यूट ली जाती है कि मालिक कब से है, क्या सिनेरियो है। फिर ये देखा जाता है कि वो जो सोसाइटी की प्लानिंग है वो क्या है, उसका अपना ज़ाती विज़न क्या है। फिर उस विज़न के बाद हम ये देखते हैं कि उसने जो सोसाइटी बनाने चाह रहा है उसका लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस के लिए हमें ऑब्वियसली अगर उसके पास ज़मीन है तो उसने टाउन प्लानिंग ये चीज़ें सारी करनी है और अपना केस जो है वो जमा कराना है RDA CDA में। फिर कोशिश की जाती है कि वो जो अगर PP1 है वो इधर हो सकता है क्योंकि ये ब्राउन है, ग्रीन है लैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्लड एरिया वाला तो नहीं है, एनवायरमेंटली कोई डिज़ास्टर्स तो नहीं है कि उसको NOC जारी नहीं हो सकता या वहाँ पे अलाउ ही नहीं है हाउसिंग सोसाइटी बनाना। तो ये हम पर्सनली मेक श्योर करते होते हैं चीज़ें। फिर उसके बाद अगर उसको PP1 मिल गया है या उसको PP1 मिल सकता है तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है आज लीगली अप्रूव तो नहीं है पर ये लीगली अप्रूव हो सकता है। तो हम उसके साथ फिर अपने बिज़नेस टर्म्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं और फिर हम उस प्रोडक्ट को ऑन बोर्ड लेके सेल्स उसकी स्टार्ट कर देते हैं और वक्त के साथ साथ जिस तरह उसकी प्रोग्रेस आती है लीगल और डेवलपमेंट की, तो वो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हो तो आप उनके अंदर ये चेक्स खुद भी लगा सकते। अच्छा, नॉर्मली आप अगर किसी अपने कज़न को, किसी फ्रेंड को और ख़ुद करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि आप ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा ये मौका नहीं मिला होगा कि आप एक्सपीरियंस कर सकें कि ये चीज़ें कैसे वेरीफाई की जाती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट के अंदर, बल्कि दुनिया की किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देखेंगे कि हमेशा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपकी उन प्रॉपर फील्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा मशवरा आपको ये होगा कि आप एक प्रोफेशनल रिलायबल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट लें और कभी चीप डील की तरफ ना जाने की कोशिश करें। चीप डील हमेशा आपको नुकसान देने का चांस होता है। आप जो उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं या जो उसके कमीशंस होते हैं या किसी और किस्म की सर्विसेज फ़ी होती हैं, उनको हमेशा आप कंप्रोमाइज़ करें, उनको हमेशा देने की कोशिश करें ताकि वो आपका खैर ख्वाह और आपको सही जो उनसे पिक्चर दे। और प्रोफेशनल बंदा इसके बगैर नहीं गुजारा कर सकता, उसने ये चार्ज करना ही करना है। तो कोशिश करें कि हमेशा एक रिलायबल, पढ़ा लिखा
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हायर करें जो कि आपको इन सारे स्टेजेस में से, स्टेप्स में से वेरीफाई करवा के दे सकें। किसी कज़न, किसी चाचे, मामे, फूफी, ताए के बेटे के ऊपर रिलाई ना करें उसको, क्योंकि वो खुद भी आपकी जगह ही खड़ा होगा जहां आप खड़े होंगे। तो आप प्रोफेशनल बंदे को हायर करें जो ये इन स्टेप्स को देखें और फिर आपको गाइड करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो सी होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। आज एक चीज़ नहीं अवेलेबल, आप उसको ख़रीद रहे हैं, डेवलप नहीं है, तो डेवलप हो रही होगी तो आपको उन स्टेप्स के अंदर प्रॉफिट नज़र आएगा। मतलब इस्लामाबाद में जब लोगों ने G13 में लिया था तो उस वक्त बहुत सस्ता था, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट आई, फिर आबादी आई, फिर सर्विसेज फैसिलिटी सारी आई, तो जब लाइफ फुल स्विंग में हुई तो उसके रेट्स भी मैच्योर हो गए। इसी तरह जब आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको ये विजन होना चाहिए। और रियल एस्टेट क्योंकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच होता है, मार्केट इन्फो उनके पास होती है, वेल कनेक्टेड होते हैं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है और उनका एक्सपीरियंस होता है मुख्तलिफ चीज़ों को देखने का कि किस नैच में जा रहे हैं। जिस तरह हमें प्रोजेक्ट्स देख के बहुत सारी जगहों पे आइडिया हो जाता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नॉर्मल होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, इसके रेट्स आज क्या हैं, कल क्या हो सकते हैं, अगर ये डिलीवर करते हैं तब क्या होगा, अगर डिलीवर नहीं करते फिर क्या सिनेरियो बिल्ड होगा, अगर डिलीवरी में डिले आता है तो क्या चीज़ है। तो आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो उनसे हायर करना बहुत ज़रूरी है, जो आपका मशवरा देने वाला है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा डॉक्टर मिले, वो आपको कोई दवाई नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, सिर्फ आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और आपकी डायग्नोसिस करता है और आप उसको एक फ़ी पे करते हैं और वो फ़ी इसी चीज़ की होती है कि वो एक्सपर्ट होता है। तो आप अगर खुद सोचें कि मुझे 4 दवाइयों का पता लग गया और मैं खुद डॉक्टर बन जाऊँ, अपनी इलाज खुद करने लगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप रिस्क कैरी कर रहे होते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट में क्योंकि आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, तो आप उस जमा पूंजी के बारे में सीरियस हों, उसको एक समझदार बंदे के पास या एक्सपीरियंस बंदे के पास या प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरी ये चीज़ है कि हमेशा आप बड़े बड़े दावों के बजाय ये हमेशा बेसिक खुद भी वर्किंग करें कि ये ग्रीन एरियाज़ तो नहीं है, यहाँ पे फ्लड के इश्यूज़ तो नहीं है, ये लोकेशन कैसी है, लोकेशन को मार्क करें, गूगल पे मार्क करें। अगर आप फिज़िकल ट्रैवल कर सकते हैं, फ़िज़िकल ट्रैवल करें और उसकी अहमियत को अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि अगर ये 10 साल बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन किस साइड पे है, ट्रेंड्स किस साइड पे हैं। जिस साइड पे ट्रेंड होंगे, जिस साइड पे शिफ्टिंग होगी या जहाँ कोई हाई स्टैंडर्ड डेवलपमेंट आ रही है या इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रही है, वहाँ की तरफ जो सी है ना रियल एस्टेट भी जंप करेगी, वहीं रियल एस्टेट की फ्यूचर की नीड्स भी ज़्यादा होंगी। तो आप अपने आप को उस तरह से भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्रॉड हो जाएं। आप एक ऐसी जगह लोकेशन ले लेते हैं। अब चक्री में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसे हम चक्री भी नहीं कह सकते और वो चक्री और इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नाम लेके सेल कर रहे हैं। डेफिनेटली वो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी एक देहाती एरिया रहेगा और देहाती एरिया में कितनी भी प्रॉपर्टी जंप कर जाए, इतनी नहीं जंप कर सकती, चाहे उधर डेवलपमेंट भी हो जाए। अगर डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। तो उससे तो बेहतर है कि आपने अपने गांव में 5-10 मरले ज़मीन ख़रीद लें, जो कि आपको पता भी होगा मेरा गांव और आपका गांव आना जाना भी होगा और उसके ऊपर डेफिनेटली जो देहात में उनकी भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो आज का टॉपिक ये था कि आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हायर। अच्छा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स में भी शोबदाबाज बहुत आ गए, बड़ी बड़ी बातें, गिमिक्स और स्टोरियाँ, स्टंट्स और ऐसी चीज़ें। मतलब वो जिस तरह टिकटॉकर नहीं होता जो सीरियस नहीं होता, उसका काम सिर्फ ये होता है कि लोगों को एंटरटेन करना है, तो वो टिकटॉकर टाइप के रियल्टर्स भी यहाँ डेवलप हो गए हैं जो डेली वीडियोस बनाते हैं। ये हो गया, फलाना हो गया, आप ही ले लें, कल मर जाएंगे, परसों ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। डेफिनेटली रियल एस्टेट एक लिमिटेड प्रोडक्ट है, ख़त्म होती है, पर ऐसा नहीं होता कि जंग लगी है, ऐसा नहीं होता कि कल मौत वाक़या होने लगी है, परसों क़यामत आने लगी है। तो आप अपनी तसल्ली ज़रूर करें। और ये टिकटॉकर्स टाइप के जो रियल्टर्स हैं जिन्होंने एक मतलब आसान से कैमरा लिया, यूट्यूब चैनल बनाया और उसके ऊपर शुरू हो गए, और उनके पीछे जाके देखें उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन भी बंद किए होते हैं। वो इसलिए बंद किए होते हैं कि लोग गालियाँ इतनी बड़ी बड़ी देते हैं कि उनको फिर इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें वो बंद करना पड़ता है। तो आप उनके बजाय एक प्रॉपर कंपनीज़, उनके पोर्टफोलियो देखें, उनमें देखें कि लोग काम कौन से कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स क्या हैं, पढ़े लिखे कितने, कितना अरसा हो गया, किस लेवल पे उन्होंने काम किया, किन रियल्टर्स के साथ काम किया, उनकी क्या कैपेसिटी है। इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखने की कोशिश करें। और एनजो के प्लेटफॉर्म से आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम इस वीडियो का जो सीरियल हमने शुरू किया सीरीज़, ये चलती रहेगी और आप
एनजो के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होकर ये मशवरे फ्री भी हासिल करते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। हमारा एक स्लोगन है योर रिलायबल इन्वेस्टमेंट पार्टनर। तो ये सिर्फ एक पढ़ा लिखा जुमला नहीं है, बल्कि वी मीन इट, वी डिज़ाइंड बाय आवरसेल्फ। ये जुमला हमें होना चाहिए और इसको हम स्टैंड बाय करते हैं, हम इसके ऊपर मॉरली लीगली खड़े होते हैं, ताकि हमारा क्लाइंट जो उनसे या जो हमारा इन्वेस्टर है वो हमेशा इससे फ़ायदा उठा सके, हमसे फ़ायदा उठा सके और हम उसके फ़ायदे में अपना फ़ायदा तलाश करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।